नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी व्याकरण और भाषा अध्ययन कक्षा 8वीं का यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना है कि शब्दों की कितने भेद है या फिर शब्दों की कितनी जातियाँ हैं। चलिए हम ये सीखते हैं कि कितने यहाँ पर भेद है, वह हम सीखना प्रारंभ करते हैं। आपने पहले भी इसको सीखा है, अभी इसको पुनः दोहराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दों के दो भेद हैं, एक है व्यय शब्द, दूसरा है अव्यय शब्द। और व्यय शब्द माना विकारी शब्दों के अंदर 4 प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार आता है संज्ञा। चलो अब हम संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। रजा साहब एक अच्छे कलाकार थे। यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो इस चीज़ के ऊपर आप अच्छे से ध्यान दें कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। अब इसके अंदर रजा साहब एक अच्छे कलाकार थे। अब यह व्यक्ति के लिए यहाँ पर बताया गया है। फिर है राजा ने चारों लड़कियों को गेहूं के दाने दिए। वस्तु। फिर है तीसरा, राजकुमार जी प्रयाग में रहते थे। स्थान। 4, गाय लंगड़ा कर चलती है। पशु। 5वां है मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। भाव। यहाँ पर बच्चों आपको वाक्यों के सामने व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु और भाव, यह जो चीज़ें बताई गई है वो किन के लिए बताई गई है। जिस वाक्य को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, जैसे देखो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी व्यक्ति, पशु, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। इसलिए इन शब्दों को क्या कहते हैं? ये शब्द संज्ञाएं हैं। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक आपने अच्छे से सीख लिया। अब इसके आगे संज्ञा के भेद। संज्ञा क्या है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन संज्ञा के भेद वो हम अभी देखेंगे। देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद है। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से 5 संज्ञा के भेद है। पहला प्रकार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामदीन, सूरत, वाराणसी आदि। लेखक रामकुमार जी से मिलने गया। आपको पेरिस आना है। तीसरा है अनुराग कैसे आना हुआ। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में क्या है? कोई व्यक्ति रहेगा, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपने यहाँ पर देखा है उदाहरण। अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे, रथ, नौकर आदि। उदाहरण, लकड़हारा रोने लगा, बहुमंजिला इमारत बन रही थी। शालू मुझे बच्ची लगती थी।
तो ये हमने 2 उदाहरण देखे, एक जातिवाचक और दूसरा व्यक्तिवाचक का। अब हम तीसरा उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे स्वराज्य, प्रेरणा, सरलता आदि। उदाहरण, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। दूसरा उदाहरण है, मैं संधि करना चाहता हूँ, या फिर मैं संधि चाहता हूँ पिताजी। तीसरा उदाहरण, मेरे सामने परिवार को पालने की समस्या है। यहाँ पर ईमानदारी, संधि, समस्या, ये सारे शब्द भाव माना व्यक्ति के किसी न किसी भाव, गुण अथवा अवस्था को दर्शाते, उसका बोध कराते, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में एक आता है, 2 बचे हुए हैं, जिसमें है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पानी, दूध, सोना आदि। उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, लो भाई तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। दूसरा है, पानी बहुत गहरा है, मैं तो तैरना भी नहीं जानता। और फिर है, राजा ने चारों बेटियों को गेहूं दिए। यहाँ पर चांदी, पानी और गेहूं, यह क्या हो गए? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो गई। अब है समूहवाचक संज्ञा, सबसे अंतिम। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, सेना, दल, भीड़ आदि। उदाहरण, भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। अब यहाँ पे देखो, सेना शब्द मोटा टाइप किया हुआ है। कोओं का झुंड काव काव मचा रहा था। और तीसरा और अंतिम उदाहरण, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। यहाँ पर झुंड और टुकड़ी। अब यहाँ पे जो शब्द, जो संज्ञा समूह को दर्शाती है, उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से बच्चों, आज आपने संज्ञा किसे कहते हैं वह आपने सीखा। अब आपको संज्ञा के बाद आने वाला सर्वनाम जो है, सर्वनाम किसे कहते हैं वह भी हमने यहाँ पर देखना है। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। जैसे विभाग में रजा साहब आए, रजा साहब ने मुझे जगाया। ब विभाग के अंदर रजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। अब ध्यान देकर सुनिए बच्चों, तो आपको समझ आ जाएगा। एक राजा था, एक राजा था। अब मैं वही वाक्य ब विभाग में भी पढ़ रही हूँ। अ विभाग के अंदर फिर नीचे की ओर एक वाक्य दिया है, राजा की 4 बेटियां थी। उसी के सामने और एक वाक्य है, उसकी 4 बेटियां थी। अब देखो, मैं फिर से पढ़ती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तीसरा है, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। पत्नी ने सामान की एक लंबी सूची बना दी। अब देखो, पुनः मैं पढ़ती हूँ यही वाक्य, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने सामान की एक लंबी सूची बना दी। अब इसके अंदर पहले वाक्यों में, अ विभाग के वाक्यों में और ब विभाग के वाक्यों में कोई भी अंतर नहीं है। वाक्य तो जैसे होने चाहिए, जो है वही है, परंतु ऊपर दिए गए वाक्यों के विभाग अ में रेखांकित शब्द रजा साहब, राजा और पत्नी संज्ञा है।
ये संज्ञाएं एक ही वाक्य में 2 बार प्रयोग की गई है। वाक्य में एक ही संज्ञा का 2 बार प्रयोग करना प्रयोग खटकता है, खटकने लगता है, तो क्या पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे देखो दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में क्या हुआ, विभाग अ में दूसरी बार प्रयुक्त संज्ञाओं के स्थान पर विभाग ब में उन्होंने, उसकी और उसने शब्द आए हुए हैं। इसके कारण एक ही संज्ञा का 2 बार प्रयोग नहीं करना पड़ा और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। तो फिर विभाग ब में प्रयुक्त उन्होंने, उसकी, उसने शब्द सर्वनाम है। माना संज्ञा के बदले में जो शब्द यहाँ पे प्रयोग में लाया गया या फिर लाया जाता है उसको क्या कहेंगे, सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। तो आपको समझ में आ गया सर्वनाम किसे कहते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। यहाँ पर सर्वनाम के भेद आपने देखने हैं। सर्वनाम के भेद 6 भेद है कुल मिलाकर। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये कुल मिला के 6 भेद है। इसमें सबसे पहला आता है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके विषय में बात की जाए उनका बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले और तो और क्या कहा, जिनके विषय में बात की जाए उनका बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें। फिर है दूसरा है ख, सुनने वाले तुम, तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप आदि। फिर है जिसके विषय में बात की जाए, वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उसको, उसके लिए। उदाहरण, मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। 2, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची अधिकारी हो। 3, वे मेरे मित्र हैं। यहाँ पे मैं, तुम, वे, यह क्या हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें नंबर पहला है, ये गेहूं के वही दाने हैं। तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। तीसरा है, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। है जिन शब्दों से निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, माना निश्चित तरह से हमें पता चल जाता है, तो उनको क्या कहेंगे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इस वाक्यों में यहाँ ये, वह और इस निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे की ओर हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ कुछ खाने को दो, बाहर कोई है, यहाँ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
फिर है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, मैं अपने आप खाना ले लूँगा, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। फिर है यहाँ आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। फिर आता है पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, अंदर कौन है, माँ क्या कर रही हो। यह कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर है छठा संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ क्या करते हैं, यहाँ पर संबंध स्पष्ट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। यहाँ जो और उसे तथा जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आज हमने संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, यह दोनों भी भाग हमने सीखे हैं। अब इस पर आधारित जो कृति आपको दी जाएगी उन कृतियों को आपने ठीक से पढ़कर छुड़ाना है। अच्छा, धन्यवाद बच्चों।